हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो न्यूरल सिस्टम रहता है जिसमें हमारे नर्व्स, न्यूरॉन्स वगैरह रहती हैं, वो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन के लिए होते हैं। ठीक है, उनका जो एक्शन होता है वो फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, अब जो नर्व फाइबर्स हैं वो हर जगह इनर्वेट नहीं कर सकती, तो हमें कोई और मैकेनिज़्म चाहिए फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके लिए हमारे पास होते हैं हमारे केमिकल्स, दैट इज़ आवर हार्मोन्स। ठीक है, अभी ये तो हो गया ओवरव्यू कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखेंगे और हार्मोन्स देखेंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती, इसीलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। अब डक्ट्स नहीं है तो सिक्रेशंस ये डालते कहाँ हैं और वो कैसे टारगेट ऑर्गन में पहुँचते हैं, तो वो होता है वाया ब्लड वेसल्स। तो जो भी अपना ऑर्गन है उसके पास अपनी ब्लड सप्लाई होती ही है, तो वो अपने सिक्रेशंस डालते हैं ब्लड में। ठीक है, यहाँ से टारगेट ऑर्गन पे ये सिक्रेशन जाएंगे, दैट इज़ आवर हार्मोन्स विल गो ट्रेवल वाया ब्लड वेसल्स, टारगेट ऑर्गन पे पहुँचेंगे, रिसेप्टर पे अटैच होंगे या फिर जैसे भी उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वैसे होगा और टारगेट ऑर्गन अपना एक्शन करेगा। तो ये रहता है बेसिक आइडिया कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो कुछ वर्ड्स चेंज करके राइट डेफिनेशन को रॉन्ग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ठीक है, अमाउंट कम होती है, बहुत ही कम। कुछ हार्मोन्स तो माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में भी सीक्रेट होते हैं। देन ये इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स होते हैं, मतलब कि एक सेल है वो रिलीज़ करेगी हार्मोन्स, ये जाके दूसरे सेल पे एक्ट करते हैं, तो दो सेल के बीच में मैसेंजर का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब इनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, इनसे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है, एंड दे आर केमिकल्स इन नेचर। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। अब जो ये नई डेफिनेशन आई है इसकी वजह से बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनकी बॉडी सिंपल है तो उनमें ऑब्वियसली सिस्टम भी सिंपल ही होगा, तो उनका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही कम हार्मोन्स होते हैं। जबकि जो हम हैं वर्टिब्रेट्स हैं उनका एडवांस्ड मैकेनिज़्म रहता है एंडोक्राइन सिस्टम का, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स ही उसमें हार्मोन्स रहेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं जो कि अच्छा कोऑर्डिनेशन दिलवाते हैं। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर एक फ्लो चार्ट की तरह समझते हैं एंड देन विल गो एंड ओवरव्यू आवर एनसीईआरटी। ओके, तो अब है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो सिस्टम में क्या क्या है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके हार्मोन्स हैं, इनको कंबाइन करके हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के ग्लैंड्स रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या है कि ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, फिर इनका जो मेन फंक्शन है वही हार्मोन सिक्रेट करना है। ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड का क्या है कि उनका जो मेन फंक्शन तो कुछ और है बट वो थोड़े बहुत हार्मोन सिक्रेट कर लेते हैं फॉर बेटर वर्क या फिर बेटर कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ऑर्गेनाइज्ड में हमारे कौन कौन से आते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड में हमारे रहते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोनैड्स और एक और रहता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या है, हमारे जीआईटी, हार्ट, किडनी, लीवर। अब जीआईटी का काम क्या है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन वगैरह। ठीक है, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। किडनी का काम है एक्सक्रीशन का, प्यूरिफाई करने का। लीवर का काम क्या है, हमारे चीज़ें सिंथेसाइज करना, मेटाबॉलिज्म का। तो इनके मेन एक्शंस तो ये सब है बट थोड़े बहुत हार्मोन्स भी रिलीज़ करते रहते हैं।
जैसे हमारी किडनी है वो एक हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। एरिथ्रो मतलब कि रेड सेल्स, और पोएटिन मतलब कि सिंथेसिस। तो हमारे जो रेड सेल का सिंथेसिस होता है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके हर एक ग्लैंड को पढ़ते हैं और उनके रिस्पेक्ट में उनके हार्मोन्स को भी देखते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है ये इससे हमें बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम टर्म यूज़ करते हैं हमारी पिट्यूटरी के लिए, एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब कि द वन हु इज़ कंट्रोलिंग आवर पिट्यूटरी, तो दैट इज़ आवर हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है, मतलब कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं। तो प्रोजेंट डिवाइड होता है 2 में, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन ऐसे का ऐसे ही आगे रहता है, और जो रोम्बेनसेफेलॉन है वो 2 में डिवाइड होता है, मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। अब जो प्रोजेंसेफेलॉन का जो दूसरा पार्ट है, मतलब कि उसका एंडिंग का पोर्शन है, डायनसेफेलॉन, वहाँ से हमारा बनता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि ये होता क्या है, कैसे इसके अंदर फंक्शन होता है, ठीक है। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी से, ठीक है। अब हमारे हाइपोथैलेमस में रहते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स का भी पर्टिकुलरली न्यूक्लियाई। तो जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, ये हमारे एक्सॉन्स हैं और ये हमारे होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो न्यूक्लियाई का जो न्यूरॉन का न्यूक्लियाई वाला जो पार्ट है वो रहता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। स्टिमुलेट मतलब कि उसे काम करने के लिए बढ़ावा दे सकता है, कि जो पिट्यूटरी काम करी उसे और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। और इनहिबिट मतलब कि क्या है, उसके काम को रोक सकता है, ठीक है। अब वही काम होता है एक मास्टर का, कि अगर अच्छा काम चल रहा है तो उसे बढ़ाए, अगर वो खराब काम हो रहा है तो उसे रोक भी दे, है ना। तो वही हमारा हाइपोथैलेमस कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। अब हाइपोथैलेमस ने कहा कि भाई देख, ज़रूरत है डेवलपमेंट की, गोनैड्स को वो करना है, तो फिर कुछ करते हैं अभी। तो उसने रिलीज़ कर दिया GnRH। GnRH इज़ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गए पिट्यूटरी पे। अब देखो, बायो में सिंपल सा रूल है, जो नाम है वही मतलब समझाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि ये गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। कहाँ से करवाएगा? पिट्यूटरी से। तो उन्होंने पिट्यूटरी पास गए और कहा कि भाई गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज़ कर। तो पिट्यूटरी ने कहा कि ठीक है, तुम कहते हो तो कर देता हूँ। तो वो रिलीज़ कर देता है LH एंड FSH, ओके। तो ऐसे काम होता है। ये हो गया स्टिमुलेशन वाला पार्ट। अब देखते हैं इनहिबिशन का। तो मान लो किसी इंसान की अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग गई अचानक से, तो हाइपोथैलेमस ने सेंस करा कि भाई अभी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो वो कहेगा कि अभी रोकना पड़ेगा। तो उसने रिलीज़ कर दिया सोमैटोस्टैटिन। किया सोमैटोस्टैटिन गया पिट्यूटरी के पास, कहता कि भाई देख, ग्रोथ हो गई है, अभी तो रुक जा, अभी मत सिक्रेट कर। पिट्यूटरी अपना बेचारा कहता कि आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, तो उसने ग्रोथ हार्मोन कर दिया कम, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है स्टिमुलेशन का और इनहिबिशन का, ठीक है। हमारा हाइपोथैलेमस में इतना ही दिया हुआ है। अगर कुछ रहता है तो हम बाकी देखते हैं जब हम ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारी पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी जो रहती है, हमने देखा कि वो स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से, और उसके कंट्रोल के अंदर ही रहती है, ठीक है। तो उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, एक अडीनो हाइपोफाइसिस एंड एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है वो डायरेक्ट न्यूरोनल कंट्रोल के अंदर रहता है। डायरेक्ट न्यूरोनल कंट्रोल मतलब कि जिस न्यूरॉन का न्यूक्लियाई हमारे हाइपोथैलेमस में था, उसी न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो स्ट्रेच आउट करता है और वो पहुंचता है हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो इससे क्या होगा कि हार्मोन यहाँ बनेगा, पैकेट्स में पैक होगा, ट्रैवल करेगा और कहाँ पहुँचेगा? एक्सॉन टर्मिनल से, और कहाँ रिलीज होगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। जो अडीनो हाइपोफाइसिस है वो ऐसे कंट्रोल के अंदर नहीं है,
बट कंट्रोल के अंदर तो है, तो कंट्रोल होता कैसे है? तो न्यूरॉन है, यहाँ पे उसके न्यूक्लियाई में हार्मोन सिंथेसाइज हुआ, पैकेट्स में पैक हुआ, एक्सोन के थ्रू ट्रैवल करा और रिलीज हो गया नर्व एंडिंग पे। अब नर्व एंडिंग्स के थ्रू वो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। तो ये जो पोर्टल सिस्टम होता है ये बना होता है हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, जिसका नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, यहाँ से सिक्रीशंस डले, वो आए और वो एक्ट करेंगे अडीनो हाइपोफाइसिस पे। तो अडीनो हाइपोफाइसिस खुद का हार्मोन बनाता है। कैसे? जो न्यूरो हाइपोफाइसिस था उसके पास तो क्या था, हाइपोथैलेमस ने हार्मोन भेजा, उसने थोड़ी देर स्टोर किया और फिर रिलीज़ कर दिया। अब एक बात कि जो हार्मोन्स हैं वो लंबे टाइम तक नहीं स्टोर हो सकते, वो बनते हैं और वो टूटते हैं, एक्सेप्ट वन हार्मोन जो कि हमारा थायराइड हार्मोन, वो स्टोर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अडीनो हाइपोफाइसिस में क्या है कि सिर्फ स्टिमुलेशन आता है, हार्मोन तो वो खुद का खुद बनाता है। ठीक है, तो ये फ़र्क रहता है। अब जो अडीनो हाइपोफाइसिस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडियस। अब ऐसे मान सकते हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस बॉडी लाइन के पास है तो वो हो गया, जो पार्स इंटरमीडिएट्स उसके बीच में आ जाता है और पार्स डिस्टेलिस जो है वो दूर आ जाता है बॉडी लाइन से। तो ये याद करने के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स हो गए अडीनो हाइपोफाइसिस के। अब देखते हैं कि इनके हार्मोन्स क्या क्या हैं। तो अभी हार्मोन्स देखना है। अब बहुत ही वैरायटी के हार्मोन्स रहते हैं। तो अडीनो हाइपोफाइसिस है, उसमें दो थे हमारे, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडियस। ठीक है, डिस्टेलिस है वो दूर वाली है तो वो बहुत सारा काम भी करेगी। ठीक है, तो डिस्टेलिस ने रिलीज़ करे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, LH और FSH। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रोथ करवाएगा, तो बॉडी की लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कोई भी चीज़ है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होगा। अब देखो ड्वार्फिज्म है, मतलब कि ड्वार्फ कैसे होगा कि उसकी लीनियर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रूट कॉज है वो पिट्यूटरी का है कि पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, अभी ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज़ हो लेकिन अगर रिसेप्टर पे काम ना करे तब भी ग्रोथ कम हो सकती है, तब भी ड्वार्फ होगा बंदा, लेकिन तब पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे ही जब एक्सेस होगा तो डिपेंड करता है कि वो एक्सेस जो हुआ है ग्रोथ हार्मोन वो बच्चे में है कि अडल्ट में है। क्यों, इसे देखते हैं कि अपनी जो बोन रहती है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, उसमें रहती है हमारी एपिफाइजियल प्लेट। ठीक है, तो यही एपिफाइजियल प्लेट डिवाइड करके ग्रो करवाती है और फिर हमारी बोन को लेंथन करती है। ठीक है, बट एक टाइम के बाद हमारी जो एपिफाइजियल प्लेट है वो बंद पड़ जाती है, मतलब कि वो फ्यूज़ कर जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि हाइट एक उम्र तक ही बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जो एपिफाइजियल प्लेट्स हैं उनका फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद तुम कितना ही स्टिमुलस दे लो ग्रोथ हार्मोन का, बोन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि जो एक्सेस हुआ है ग्रोथ हार्मोन का वो बच्चों में हुआ है या बड़ों में हुआ है। अगर बच्चों में हुआ तो ऑब्वियस सी बात है बोन डिवाइड करेगी, बोन की ग्रोथ होगी तो जाइजेंटिज्म होगा। लेकिन यहीं अगर अडल्ट्स में होगा तो क्या होगा, अब बोन तो ग्रो नहीं करेगी लेकिन जो और टिश्यूज़ हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो मेनली इसका जो फीचर्स है ना वो फेस पे देखने को मिलता है। इसमें ना एक्रोमेगैली, जिसे एक्रोमेगैली बोलते हैं, तो जो अपना फोरहेड है वो बहुत बड़ा होता है, जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं। तो एक्रोमेगैली के पेशेंट्स जनरली फेशियल फीचर्स के साथ ही आते हैं। अब उनमें जो है ऑर्गन्स भी बड़े होने लगते हैं, जो अपने अंदर वाले ऑर्गन्स हैं वो भी बड़े हो रहे होते हैं, साथ में उनमें मैक्रोग्लोसिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन। अब देखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या मतलब है, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसका यही फंक्शन है। ये मैंने गलती से थायराइड हार्मोन के फंक्शंस यहाँ पे लिखते हैं जिन्हें हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अब है प्रोलैक्टिन। तो इसमें जो मेन MCQ आता है वो आता है मिल्क सिंथेसिस और मिल्क इजेक्शन, इन दोनों के ऊपर। तो जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है।
प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन दैट इज़ मिल्क सिंथेसिस, और ये साथ में ही मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट भी करवाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है ना, मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिंथेसिस तभी करेगी जब वो डेवलप हो चुकी होगी, तो प्रोलैक्टिन को दोनों काम करने पड़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और साथ में मिल्क सिंथेसिस। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट हार्मोन, अडीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अडीनो मतलब कि एड्रेनल ग्लैंड, कॉर्टिकोट्रोफिक मतलब कि कॉर्टिकोट्रॉफ्स रिलीज करेगा, और हार्मोन मतलब कि ये हार्मोन जाके एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो ACTH का और एड्रेनल ग्लैंड का हम जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि कौन सा कहाँ से रिलीज होता है, किसके क्या पार्ट्स हैं, वो हम देखेंगे जब हम एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, अब आते हैं हमारे गोनेडोट्रोपिन्स पे, जो कि हैं LH और FSH। तो पहला तो चीज़ ये है कि ये दोनों हॉर्मोन्स दोनों में रिलीज होते हैं, मतलब कि मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ठीक है, अब इनका काम क्या है, ये हमारे गोनेड्स पे काम करते हैं, मतलब कि जो हमारे टेस्टिस और ओवरी है वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फीमेल्स हैं उनकी जो ओवरी रहती है उसमें रहते हैं फॉलिकल्स। ठीक है, अब हर जो भी पीरियड्स की साइकिल, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें हर एक फॉलिकल मैच्योर होता है और ओवा रिलीज करता है। ठीक है, तो इस मैच्योरेशन के लिए हमें चाहिए होता है FSH। ठीक है, अब मैच्योर हो गया तो ये ओवा है, इसके आजू बाजू इसका ग्रेफिन, मतलब ये ग्रेफिन फॉलिकल होता है जो मैच्योर फॉलिकल होता है, उसके आजू बाजू उसका कॉर्पस ल्यूटियम रहता है और भी लेयर्स रहती हैं। ठीक है, अब इसे रिलीज कौन करवाएगा? ठीक है, रिलीज करवाने का स्टिमुलस देता है LH। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए हमारा है FSH और रिलीज के लिए है हमारा LH। रिलीज मतलब कि ओव्यूलेशन। तो ये बेसिक फंक्शन होता है फीमेल्स में दोनों हार्मोन्स का। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका मेल्स में क्या हार्मोन काम है। तो जो LH है वो टेस्टिस को जाके स्टिमुलेट करता है फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस, जो हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरोन और हमारा FSH ये दोनों मिलकर काम करवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो मोटा मोटा ये है कि ये दोनों जो हार्मोन्स है ये हमारे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो ये हमारे हार्मोन्स हो गए पार्स डिस्टेलिस के। अब देखते हैं पार्स इंटरमीडियस का क्या हार्मोन है। तो उसके हार्मोन को हम बोलते हैं MSH। ठीक है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब मेलानोसाइट्स क्या होती हैं? मेलानोसाइट, साइट मतलब कि सेल, मेलानो मतलब कि मेलानिन पिगमेंट। तो जिन सेल्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है उनको हम बोलते हैं मेलानोसाइट। तो जब भी ये MSH रिलीज होगा ये जाके स्टिमुलेट करेगा हमारे मेलानोसाइट्स को और वो रिलीज करेंगी मेलानिन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारे पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब जो इसका दूसरा भाई बंधु था न्यूरोहाइपोफाइसिस, वो क्या कर रहा था कि उसके पास तो डायरेक्टली हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से आ रहे थे बन के, तो वो तो बस स्टोर कर रहा था और रिलीज कर रहा था। तो वो उसके पास दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं, एक है ADH, एक है ऑक्सीटोसिन। ADH को हम दूसरा नाम जो यूज़ करते हैं वो होता है वेजोप्रेसिन। वेजो मतलब कि वेसल्स, प्रेसिन मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि प्रेस करेगा। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करवा रहा है? हमारे मतलब BP बढ़ाने के लिए, या फिर जब भी उसे स्टिमुलस मिलेगा तब करवाएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और एंटी डाययूरेटिक मतलब कि क्या है कि जो वाटर लॉस होता है हमारे यूरिनेशन के टाइम पे उसको कम करेगा। तो ये वाटर रिटेंशन करवाता है, स्पेसिफिकली वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो जब इसमें डिफेक्ट होगा तो यूरिन में काफ़ी डाइल्यूटेड यूरिन हम पास करेंगे, क्योंकि हम वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वाटर को जो हम क्या बोलते हैं रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वाटर को पकड़ के नहीं रख पा रहे बॉडी में। तो वाटर ऐसे ही लॉस होगा यूरिन में, तो क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। अब जिस कंडीशन में एडीएच की वजह से ये सब हो रहा तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि दो डायबिटीज़ पढ़ते हैं हम, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब कौन से किसकी है? जो इंसिपिडस है वो पानी वाली है, इंसिपिडस पानी, और मेलाइटस हम अपनी ग्लूकोज वाली है। ठीक है, दूसरा हार्मोन हम पढ़ते हैं
ऑक्सीटोसिन। तो हमने देखा था मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन था, तो मिल्क आउट, मिल्क इजेक्शन, उसके लिए क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है। अब क्या है, जो ऑक्सीटोसिन है ये स्मूथ मसल्स का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बहुत ही अच्छा वाला करवाता है। तो ये जो हमारा फिटल रिफ्लेक्स होता है, फिटल कि जिससे बच्चा होता है डिलीवरी के टाइम पे जो यूज़ होता है, वो उसके लिए भी हमारा ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मिल्क एंड चाइल्ड आउट के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो ये हमारा पिट्यूटरी था, जिसमें हमने देखा कि अडीनो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस है। अडीनो हाइपोफाइसिस में हमने देखा कि पार्स डिस्टेलिस था, पार्स इंटरमीडियस था। पार्स डिस्टेलिस के 6 हार्मोन्स थे, पार्स इंटरमीडियस का 1 हार्मोन था। फिर हमने देखा कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस उसके 2 हार्मोन्स हैं, भले ही वो हाइपोथैलेमस से ही बन के नीचे आ रहे हैं, बट स्टिल 2 हार्मोन्स रहते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ठीक है। अब देखते हैं हम अगली ग्लैंड, जो कि है हमारी पीनियल ग्लैंड। ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड है वो क्या काम करती है, वो रिलीज करती है मेलाटोनिन। ठीक है। तो जो मेलाटोनिन है वो हमने सुना है कि हमारे मतलब हमें स्क्रीन टाइम बंद कर देना चाहिए 10 बजे के बाद, उससे पहले ही सारे काम निपटा लेने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर नीड होती है कि वो स्क्रीन फ्री टाइम रहे फॉर बेटर स्लीप। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस लाइट या फिर सिंथेटिक या फिर नेचुरल लाइट के एक्सपोजर में रहेंगे, तो फिर हमारी बॉडी जो हार्मोन है वो ढंग से नहीं बना पाएगी। ढंग से नहीं बनेगा तो हमारी बेटर स्लीप नहीं होगी। तो वो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो है हमारा मेलाटोनिन। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्लीप वेक साइकिल के लिए। अब जो पीनियल ग्लैंड है ना, वो सोचते हैं कि भाई मैं सबके काम कर लूँगा अकेले ही, मैं इसका भी काम करूँगा, मैं उसका भी काम करूँगा, मैं उसका भी काम कर लूँगा। ठीक है। तो कैसे है कि ना, ये बॉडी टेम्परेचर भी देखता है, ये मेटाबॉलिज्म भी देखता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखता है, ये डिफेंस भी देखता है, और ये पिगमेंटेशन भी देखता है। ठीक है। अब याद कैसे करना है, तो स्लीप वेक तो हमें याद रहता है कि जो 24 आवर डायर्नल साइकिल रहती है वो देखता है ये। अब देखो, मेलानिन था पिगमेंट के लिए, तो इसमें भी ऐसा कुछ तो आ रहा है ना, भले टोनिन भी है बट मेलानिन टाइप भी आ रहा है, तो पिगमेंटेशन हो गया। ठीक है। अब देखो, अच्छी नींद के लिए हम चाहेंगे ना कि हम बीमार ना हो और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी सही रहे, तो बॉडी टेम्परेचर को भी देख लेगा और डिफेंस भी देख लेगा हमारा। ठीक है। अब बच गए हमारे मेटाबॉलिज्म और मेंस्ट्रुअल। ठीक है। तो ये काम रहता है हमारे पीनियल ग्लैंड का। ठीक है। अब आती है हमारी थायराइड ग्लैंड, जिसका हमें सबको पता होता है कि ये क्या काम करती है। ठीक है। और इसके जो फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भर भर के आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड है वो ट्रैकिया के दोनों बाजू में रहती है। ठीक है। तो इसके 2 लोब्स रहते हैं और बीच में कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लैप रहता है। तो 2 लोब्स हो गए और बीच में कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप है, जिसे हम इस्थमस बोलते हैं। ठीक है। अब फॉलिकल, अभी जो लोब्स हैं इनमें रहते हैं फॉलिकल्स। अब एक फॉलिकल को देखते हैं जूम करके, तो इसमें हमारी हैं ये फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है। ये फॉलिकुलर सेल्स क्या हैं, ये रिलीज करती हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन। मतलब कि ये ऐसा रहता है कि हमारे ना जो टायरोसिन ग्रुप है उसके ऊपर 3 आयोडीन लगे हैं या फिर 4 लगे हैं। ठीक है। ये बेसिक मैकेनिज्म होता है कि कैसे याद करेंगे, या फिर क्योंकि होता ऐसा ही कुछ है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में होता है, ये हम आगे कभी देखेंगे। बट अभी के लिए ऐसा रखना कि टायरोसिन ग्रुप है, उस पर एक पे 4 आयोडीन है, एक पे 3 आयोडीन है। अब देखो, आयोडीन है मतलब कि आयोडीन एक ज़रूरी मिनरल हो जाता है फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है। तो और हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे टायरोसिन नहीं है, यहाँ पे थायरोनिन है। ठीक है। ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है।
तो ये तो हो गए हमारे फॉलिकल्स। अब क्या है, जो मैट्रिक्स है अपना, उसमें भी कुछ सेल्स रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्यों? फॉलिकल्स के आजू बाजू पड़ी हुई हैं तो पैराफॉलिकुलर सेल्स, या फिर सी सेल्स। सी सेल्स कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड में है तो थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये जो हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन, ये कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, अब जो फॉलिकल्स देखे हमने, पैराफॉलिकुलर सेल्स भी देख लिए, अब देखते हैं थायराइड हार्मोन क्या होता है। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारे थायराइड हार्मोन्स है, T4 और T3। तो जो थायराइड हार्मोन रहता है उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी की डाइट में आयोडीन कम होगा तो आयोडीन चाहिए सिंथेसिस के लिए हार्मोन के। अगर आयोडीन ही कम है तो ऑब्वियसली बात है ना कि डेफिशिएंसी होगी। तो जब डेफिशिएंसी हुई तो बॉडी को लगेगा भाई थायराइड नहीं है, वो स्टिमुलेशन भेजेगी हाइपोथैलेमस के पास कि हमें थायराइड की ज़रूरत है, भेजो बना के। हाइपोथैलेमस करेगा इन टर्न पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कि भाई बॉडी में थायराइड की कमी हो गई तो TSH बना। तो पिट्यूटरी रिस्पॉन्स में बहुत सारा TSH बनाता है। अब बहुत सारा TSH जाके एक्ट करेगा ग्लैंड पे, तो क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन है वो तो बन नहीं पाएगा, बट बार बार स्टिमुलेट हो के ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, तो होता है एनलार्जमेंट ऑफ गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं गोइटर। ठीक है, तो जो गोइटर है वो मेनली एसोसिएटेड होता है, फिर मैक्सिमम टाइम एसोसिएटेड होता है विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर मान लो प्रेगनेंसी में अगर थायराइड कम हो जाए, थायराइड हार्मोन कम हो जाए, तो इफ़ेक्ट बच्चे पे देखने को मिलेंगे। क्या होंगे? बच्चे में ना मेंटल रिटार्डेड होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, डेफ होगा, म्यूटिज्म होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर्स दिखेंगे हमें बच्चे में। अगर किसी अडल्ट फीमेल में अगर हार्मोन कम हो गया है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। तो ये तो हो गया डेफिशिएंसी वाला पार्ट। अब देखते हैं एक्सेस वाला पार्ट। मान लो कि कोई ट्यूमर वगैरह हो गया है थायराइड ग्लैंड का, तो ट्यूमर तो क्या सीक्रेट करेगा, तो बहुत ही सारा थायराइड हार्मोन बनने लग जाएगा। ठीक है, थायराइड हार्मोन बनेगा तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कि कम, हाइपर मतलब कि ज़्यादा। ठीक है, अब इसी में एक कैटेगरी होती है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर की, कि अभी देखो मैंने कहा था कि जो गोइटर है वो एसोसिएटेड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, बट मैंने तो अभी ये भी कहा कि गोइटर यहाँ पे भी आ गए हैं। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें गोइटर भी देखने को मिलेगा। गोइटर क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड। तो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ कर रही है। ठीक है, बट इसमें एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड है और साथ में एक्सोप्थेल्मोस भी है। एक्सोप्थेल्मोस मतलब कि प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ होती है जिसके अंदर ये सब आता है वो है ग्रेव्स डिजीज़। तो ग्रेव्स डिजीज़ यही दूसरा नाम होता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर का। ये एक हाइपरथायरॉइड स्टेट है जिसमें हमें हमारी एनलार्ज्ड ग्लैंड दिखती है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें हाइपरथायरॉइड होने के बाद भी ग्लैंड बढ़ी हुई है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो अगर कहा जाए तो गोइटर मेनली हाइपो कंडीशन में ही दिखेगा हमें, हाइपर में रेयर चांस में हो जाता है, जो कि ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड, जिसमें हमने देखा कि इसमें 2 लोब्स हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट है उनके अंदर। फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि थायराइड हार्मोन रिलीज़ कर रही हैं, और उसके आजू बाजू जो मैट्रिक्स पड़ा है उसमें हमारी सी सेल्स हैं जो कि थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज़ कर रही हैं। तो हमने फंक्शन देखा कि थायराइड अगर कम हो गया तो क्या हो गया, हाँ फंक्शंस रह गए थायराइड हार्मोन के। तो मैंने याद किया था 6 B's से। सबसे मेन जो फंक्शन होता है थायराइड का वो रहता है हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट मैनेज करना। ठीक है, तो BMR हो गया। दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। तो इसीलिए कहा था कि जब हाइपोथायरॉइड स्टेट थी और इंटरट्रेन लाइफ में बच्चा जब अपने ग्रोइंग स्टेज में है तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो मेंटली रिटार्डेड होता है। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट, और ये बोन डेवलपमेंट में भी हेल्प करवाता है। दैट इज़ अपना ग्रोथ हार्मोन में भी, मतलब ग्रोथ में भी हेल्प करता है।
तो ये ग्रोथ हार्मोन के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो ब्रेन डेवलपमेंट, बोन ग्रोथ भी, तो इसीलिए जब बच्चा पैदा हो रहा था टू अ हाइपोथायरॉइड फीमेल या फिर प्रेग्नेंट फीमेल, तो स्टंटेड ग्रोथ थी उसकी। क्यों? क्योंकि अच्छे से ग्रोथ हो नहीं पाई उसे, ठीक है। बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, ब्लड कैल्शियम और ब्लड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है तो ये साथ में प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म का भी ध्यान रखता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों के मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखता है। तो ये हो गए इसके फंक्शंस। अब है हमारी आज की लास्ट ग्लैंड जो कि है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड है, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार एमसीक्यू आ चुके हैं कि ये स्टर्नम के पीछे है, आयोटा के आगे है और दोनों लंग्स के बीच में है। क्या लोकेशन है? स्टर्नम के पीछे, आयोटा के आगे और लंग्स के बीच में, दैट इज इन बिटवीन द लंग्स, वेंट्रल टू आयोटा एंड डोर्सल टू स्टर्नम, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं, थाइमोसिन्स। तो जो थाइमोसिन्स हैं वो क्या करते हैं, जो इमेच्योर टी सेल्स हैं उनको मैच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन करवाते हैं टी सेल्स का। अब टी सेल्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करवा रहे हैं तो कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी हमें इससे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि जो टी सेल्स है वो सेल्स हैं जो हमारे लिए लड़ेंगी, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो बी सेल्स होती हैं वो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी वाली चीज़ों पे काम करती हैं, एंटीबॉडी रिलीज़ करती हैं, तो उनसे हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो थाइमस जो ग्लैंड है वो दोनों में काम करती हैं, सेल मीडिएटेड में और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी। तो ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं और मैच्योर टी सेल भी करवाते हैं। तो हमारी थाइमस ग्लैंड का रोल हो गया इम्यूनिटी में, ठीक है। अब क्या है, जो थाइमस ग्लैंड है वो विद एज डीजनरेट करने लगती है, ठीक है। इसीलिए जो ओल्डर पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू यंगर वंस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ग्लैंड्स। अब एक और ग्लैंड है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड, वो और देख लेते हैं। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है इसकी लोकेशन क्या है, तो ये हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, मतलब कि डोर्सली प्लेस्ड होती हैं और हर एक लोब में दो दो होती हैं। तो ऑब्वियसली बात है टोटल नंबर कितना हो गया? 4। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं, बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर इन ईच ऑफ द 2 लोब्स, ठीक है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, एक हार्मोन रिलीज करते हैं पेप्टाइड नेचर का जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब इसका सीक्रेशन कौन रेगुलेट करता है? सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। देखो हमने एक और हार्मोन देखा था कैल्शियम के लिए, कौन सा था? कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन। ये उसका ही मतलब एंटागोनिस्ट टाइप में है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये दोनों मिलके क्या है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल्स है उनको मेंटेन करके रखते हैं। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल्स को, ठीक है। और जो कैल्सिटोनिन है वो डिक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। अब मुझे कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा बढ़ाता है कौन सा कम करता है, तो कैसे याद करें? कैल्सिटोनिन काटेगा, कैल्सिटोनिन काटेगा किसको? कैल्शियम को, मतलब कि डिक्रीज़ करेगा कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली बढ़ाएगा कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। अब कैसे बढ़ाता है? तो कैसे बढ़ा सकते हैं हम किसी भी चीज़ को? या तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा दें, ठीक है, आई मीन एब्जॉर्प्शन बढ़ा दें, या फिर उसका जो एक्सक्रीशन है वो कम कर दें ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, ठीक है, और जो रीनल ट्यूब्यूल्स थी उससे उसका एक्सक्रीशन कम कर दिया, मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, ठीक है। ये 2 मैकेनिज्म हो गए। अब हमारी बॉडी में क्या सोर्स है कैल्शियम का? हमारी बोन्स। तो ये उनका भी रिजॉर्प्शन करने लगते हैं। रिजॉर्प्शन मतलब कि ये है कि मान लो कि कोई बोन रखी है तुम उसे कुरेदने लगो तो वो पार्टिकल्स गिरेंगे ना, तो वैसा कुछ रिजॉर्प्शन होता है कि जिसकी वजह से कैल्शियम हमारे जो ब्लड में है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कि पीटीएच एक्ट करता है बोन्स पे, स्टिमुलेट करेगा बोन रिजॉर्प्शन को, डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन, उसका मिनरल्स निकालेगा तो ये तो कैल्शियम आएगा। और पीटीएच क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब कि उसका एक्सक्रीशन कम कर दिया, और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से भी उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, ठीक है।
इसीलिए पीटीएच को हम बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। मतलब कि हाइपर कैल्शियम करेगा, दैट इज इंक्रीजिंग द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है। अब अलोंग विथ टीसीटी, टीसीटी मतलब कि थायरोकैल्सिटोनिन, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम के बैलेंस में। ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की ग्लैंड्स कि कौन सी ग्लैंड कैसे काम कर रही है। तो अब हम एनसीईआरटी रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने पहले का एक पेज तो देख लिया था जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी हॉर्मोन्स की और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं वो देखा था। ठीक है। अब हम हर एक ग्लैंड को जाके ओवरव्यू करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम था, इसमें क्या क्या होता है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स हैं। तो ये एक तो अपने हैं ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज़, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली हार्मोन सिक्रेशन के लिए बने हैं, और एडिशन में हमारे रहते हैं कुछ और ऑर्गन जैसे कि जीआईटी है, लीवर, किडनी, हार्ट है, ये भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। हाइपोथैलेमस है, ये बना हुआ है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन से। तो हमने डायग्राम में देखा था कि प्रोजेनसेफेलॉन था, उससे दो पार्ट बन रहे थे, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन जो भी बेसल पार्ट है, इससे हमारा हाइपोथैलेमस बन रहा था। ठीक है। तो ये वाइड वैरायटी ऑफ बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कैसे? क्योंकि पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। इट कंटेन्स सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो हमने देखा था कि कैसे इसमें न्यूक्लियाई हैं हमारे काफ़ी सारे नर्व्स के, जिनके एक्सॉन्स या तो डायरेक्टली ले डाउन कर रहे थे पिट्यूटरी में, या फिर हाइपोफाइजियल सिस्टम के थ्रू, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है। फिर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। दिस हार्मोन रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, कि वो उसे स्टिमुलेट भी करते हैं और इनिबिट भी करते हैं। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स, रिलीजिंग यानी कि स्टिमुलेशन वाले, एंड इनहिबिटिंग जो कि इनहिबिट करते सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है। इसलिए तो इसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अभी यहाँ पे एग्जांपल देके भाई समझाया हुआ है कि अगर हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज़ करा तो पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी और गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज़ करेगी। गोनेडोट्रोपिन्स कौन से थे हमारे? एलएच और एफएसएच। ओके। फिर है, अगर वहीं सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ हो जाए हाइपोथैलेमस से तो वो इनहिबिट कर देगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ठीक है। These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through the axons and are released from their nerve endings। देखा था कि नर्व एंडिंग से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे थे। अब ये हॉर्मोन्स हैं, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचाना है तो कैसे जाएंगे? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है। और अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाना है तो डायरेक्टली नर्व्स ही चली जाएंगी। ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल एंड पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। अब देखते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। आई गेस ये वाला पॉइंट मिस हो गया था, बट जो कैविटी रहती है, अभी ये हमारा हाइपोथैलेमस है, स्टॉक है और पिट्यूटरी है। तो ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, फिर बोनी कैविटी है जहाँ पे हमारी पिट्यूटरी है, उसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है। एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक। जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा स्टॉक है। ठीक है। अब इसमें एनाटॉमिकली अगर डिवीजन किया जाए तो अडिनो हाइपोफाइसिस है एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस है। अडिनो हाइपोफाइसिस के हमारे दो पार्ट्स देखे थे, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। पार्स डिस्टेलिस वाला जो पोर्शन था उसे हम जनरली एंटीरियर पिट्यूटरी के सिनोनिमस यूज़ करते हैं, और वहाँ से क्या क्या रिलीज हो रहे थे? ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करवा रहा था, प्रोलैक्टिन क्या करवा रहा था? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज मिल्क सिंथेसिस, और साथ में मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट भी। मैं बताया था ना, अगर मेमरी ग्लैंड डेवलप नहीं होंगे तो मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से होगा? तो इसलिए एक ट्रिक है याद करने के लिए कि कौन कौन से फंक्शन करवाता है, कि मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एंड मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है। तो फिर अब और क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, अडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। हमने इनको डिटेल में भी देखा था, अब आगे भी वो चीज़ें आने वाली हैं। पार्स इंटरमीडिया
सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन. कौन सा था? MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब जो ह्यूमंस हैं उनमें जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट मर्ज ही हो चुका है पार्स डिस्टेलिस के साथ, इसलिए हम एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसका दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा. ठीक है, क्योंकि न्यूरल कंट्रोल के अंडर तो नर्वोसा. ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये स्टोर करता है, यहाँ पे कहीं पे भी सिंथेसिस नहीं लिखा है. क्या लिखा है? स्टोर एंड रिलीज. ठीक है, तो ये खुद से कुछ नहीं बनाता है, हाइपोथैलेमस बना के भेजता है, ये बस उसे स्टोर करता है और रिलीज कर देता है. कौन कौन से हॉर्मोन्स थे इसके? ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन आउट फॉर मिल्क आउट, दैट इज मिल्क इजेक्शन, एंड fetal ejection during the डिलीवरी. ओके, अब है हमारा नेक्स्ट चीज़, ग्रोथ हार्मोन देखते हैं हम. ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन ओवर सीक्रेट हो जाए तो अब नॉर्मल ग्रोथ होगी बॉडी की, जिसकी वजह से होगा जाइजेंटिज्म, मतलब कि सब कुछ बढ़ेगा. और ये कब देख रहे थे हम? जब ये ओवर सिक्रेशन हो बच्चों में जिनमें एपिफाइसिल प्लेट्स फ्यूज़ ना हुई हो. ठीक है, और वहीं अगर लो सिक्रेशन हो जाएगा GH का तो क्या हो जाएगा? स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. तो याद रखना ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है. द कॉज लाइज इन द पिट्यूटरी. ठीक है, वहीं अगर एक्सेस सिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट्स में, दैट इज स्पेसिफिकली मिडल एज, तो उसमें सीवियर डिसफिगरमेंट होती है. मैंने बताया था कि मोस्टली उनके जो फेशियल फीचर्स होते हैं ना वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो उनके फेस में ही होते हैं. तो स्पेशली ऑफ द फेस, जिसे हम एक्रोमेगैली बोलते हैं. ठीक है, इससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और प्रीमैच्योर डेथ भी हो सकती है अगर अनचेक्ड रहा तो. ठीक है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब एक्रोमेगैली है और जाइजेंटिज्म है, ये पता होना चाहिए कि कौन सा कब किस में हो रहा है. ठीक है, डिजीज़ इज़ हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेजेस एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ चेंजेस दिखते नहीं है स्टार्टिंग में, तो अनडायग्नोस्ड ही रह जाता है. ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा था? प्रोडक्शन, रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम. ठीक है, TSH हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा था टू रिलीज थायराइड हार्मोन, मतलब वो खुद ही बनाते सिंथेसिस भी एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स. ACTH जो था वो हमारे जाके स्टिमुलेट कर रहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और क्या रिलीज करवा रहा था वहाँ से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स दैट आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, अब कौन से हार्मोन हमारे स्टीरॉइड्स हैं, कौन से पेप्टाइड नेचर के हैं, कौन से अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, वो हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, अब LH और FSH हैं, ये हमारे गोनेडल एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, फिर स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स. ठीक है, मेल्स में LH क्या करवा रहा था? एंड्रोजेंस का सिंथेसिस और सिक्रेशन करवा रहा था फ्रॉम द टेस्टिस. ठीक है, तो वहीं FSH और एंड्रोजन मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस का ध्यान रख रहे थे. ठीक है, वहीं जो FSH है फीमेल्स में वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहा था ओवेरियन फॉलिकल्स की. ठीक है, अब ग्रोथ हो गई तो अब वो ओवा है वो रिलीज भी होना चाहिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन. तो वो काम कौन कर रहा था? LH कर रहा था. तो LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल. ठीक है, ये तो एक काम हो गया. दूसरा काम है ये कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है. ये कॉर्पस लूटियम क्या है? ये इसी ग्राफियन फॉलिकल के रेमिनेंट्स होते हैं जो बेबी को हेल्प करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई और एक्सक्रीशन प्लासेंटा बनने से पहले तक. ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम का काम क्या था कि अभी हमें पता है कि प्लासेंटा होता है जो बच्चे को सप्लाई करता है, लेकिन ये जो प्लासेंटा है ये बनता है 12 to 20 वीक्स में ऑफ जेस्टेशन. ठीक है, तो उससे पहले भी तो हमें कुछ चाहिए ना जो बच्चे को सर्वाइव करने में हेल्प करवा पाए, तो वो काम करता है कॉर्पस लूटियम. अब इसको कौन मेंटेन करके रखता है? हमारा LH. ठीक है, अब हमारा जो MSH था वो एक्ट कर रहा था मेलानोसाइट्स पे, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स, और क्या करता था? रेगुलेट्स पिगमेंटेशन. देखा था हमने. ऑक्सीटोसिन आउट, तो ये क्या कर रहा था?
विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है। वेजोप्रेसिन वेसल्स को प्रेस करने वाला था, तो कॉन्स्ट्रिक्शन था। ये मेनली किडनी पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो ये रिड्यूस करेगा लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, मतलब कि डायूरेसिस नहीं होने देगा। डायूरेसिस इज यूरिनेट करना, वो भी बहुत ही डायल्यूट यूरिन। ठीक है, तो उसको अगर पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एंटी डायूरेसिस हो जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अगर इसमें इम्पेयरमेंट हो जाए तो क्या होगा कि जो किडनी है वो वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएगी, उससे वाटर लॉस होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। आई होप अभी तक हमने कोई चीज़ मिस ना की होगी और आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड जो है पीनियल ग्लैंड। मैंने कहा था कि पीनियल ग्लैंड क्या है कि मैं सबके काम करना चाहता हूँ, इसका भी कर लूँगा, उसका भी कर लूँगा, इधर का भी देख लूँगा, उधर का भी देख लूँगा। बट इसका जो मेन फंक्शन था वो तो था कि ये मेलाटोनिन रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, पहले इसकी देखते कि लोकेशन क्या है। तो ये लोकेशन इसकी है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, डोर्सली प्लेस्ड होता है। फिर है पीनियल ग्लैंड ने मेलाटोनिन रिलीज करा, तो ये किस में रोल प्ले करता है 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी, कि कब जागना है, कब सोना है, कैसे सोना है, क्या स्लीप रहे, वो सब देखता है। ठीक है, तो ये स्लीप वेक साइकिल देखता है, हमारा टेम्परेचर में रेगुलेट करता है, और क्या कर रहा है मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और डिफेंस भी, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। ठीक है, तो स्लीप वेक साइकिल हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, और हमारा डिफेंस हो गया, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी पीनियल ग्लैंड। अब है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड में हमने देखा था कि 2 लोब्स होते हैं, ये एक्चुअली पोस्टीरियरली हमें दिखा रखे हैं। ठीक है, आगे से हमारी थायराइड ग्लैंड है ये, तो 2 लोब्स हैं। ठीक है, ट्रैकिया के दोनों आजू बाजू हैं, बीच में इनमें है इस्थमस, दैट इज़ हमारा कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप है जो कनेक्ट कर रहा है। तो कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। हमने दिखाया था कि फॉलिकल्स कैसे दिख रहे थे और उनके आजू बाजू पड़ा हुआ था, वो था हमारा स्ट्रोमा। तो फॉलिकल्स ही हैं जो 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसमें टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन है, और ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर T3 है। ठीक है, आयोडीन इनके लिए फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनके सिंथेसिस में ही हमें अगर आयोडो लग रहा है, तो मतलब आयोडीन लग रहा है, तो आयोडीन एक क्रूशियल पार्ट हो गया डाइट का। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी डाइट में, तो क्या हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, जिसकी वजह से ग्लैंड एनलार्ज होगी, और हम जिसे कहते हैं गोइटर। तो गोइटर ये याद रखना है कि गोइटर हमेशा होता है हाइपोथायरॉइड स्टेट में, लेकिन हाइपरथायरॉइड स्टेट में सिर्फ एक ही कंडीशन थी जहां हमें गोइटर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान होगा तो इफेक्ट बच्चे पे दिखेगा। क्या दिखेगा कि उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटली रिटार्डेड होगा, लो IQ होगा, एबनॉर्मल स्किन और डेफोम्यूटिज्म होगा। ठीक है, वहीं अगर फीमेल्स में होता था, अडल्ट फीमेल्स में, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं उसमें। ठीक है, अगर मान लो थायराइड ग्लैंड का कोई कैंसर हो गया या फिर कोई नोड्यूल्स डेवलप हो गए थायराइड ग्लैंड में, तो क्या होगा, अभी जो थायराइड हार्मोन्स थे वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे, अनएक्सेप्शनली हाई रिलीज़ होते हैं वो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉइडिक स्टेट या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है हमारी एक्सोप्थेल्मिक गोइटर की। देखो हाइपरथायरॉइड स्टेट है लेकिन फिर भी गोइटर देखने को मिल रहा है, तो गोइटर दिखेगा इसमें, मतलब कि एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड होगा। और एक्सोप्थेल्मिक है मतलब कि एक्सोप्थेल्मस दिखेगा। एक्सोप्थेल्मस मतलब कि प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। तो इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, एंड अगर हाइपरथायरॉइड स्टेट है तो हमारा BMR भी बढ़ेगा ही। अगर BMR बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। ठीक है, भले ही इंसान कितना भी खाए लेकिन उसका वेट लॉस होगा ही। ठीक है, ये सब मिल के बनाते हैं हमारी ग्रेव्स डिजीज़। ओके, तो ये फीचर्स हमारी ग्रेव्स डिजीज़ के हैं। अब एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और जो ग्रेव्स डिजीज़ हैं वो सिनोनिमस है, मतलब कि ग्रेव्स डिजीज़ ऑल्सो नोन एज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ठीक है,
अब देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं थायराइड हार्मोन के। पहला तो है कि ये बीएमआर मेंटेन करता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी देखेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। और एक हार्मोन भी रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन। ये कहाँ से रिलीज हो रहा था? पैराफॉलिकुलर सेल से, ठीक है, जिन्हें हम सी सेल्स भी बोलते हैं, विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो हमने जो फंक्शंस याद किए थे वो हमने याद किए थे 6Bs से, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन कौन से हॉर्मोन्स, क्योंकि इसके हॉर्मोन्स पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे, शॉर्ट भी देख रहे थे, तब हमने कर लिया था इसे, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या थी, कि इसमें 4 होते हैं। ये हर एक लोब में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके हर एक लोब में एक एक पेयर होता है, तो ऑटोमेटिकली 2 पेयर हो गए, दैट इज़ 4 हो गए नंबर में। ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन मेनली किस पे डिपेंड करता है कि सर्कुलेटिंग लेवल्स के हैं कैल्शियम के, क्योंकि ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। तो अगर जैसे ब्लड कैल्शियम लेवल्स कम होंगे वैसे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी। हाँ, ये डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस के थ्रू ही होता है, बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि अगर हाइपर कैल्शियमिक स्टेट आएगी तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स जाएंगे, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी पैराथायरॉयड ग्लैंड को बोलेगी, तो वैसे काम होगा। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन बनाएगा, उससे फिर जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो बढ़ेंगे। कैसे बढ़ रहे थे कि बोन रिजॉर्प्शन हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, और डाइजेस्टेड फूड से अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा था। तो इसीलिए पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। फिर मैंने कहा था कैल्सिटोनिन है तो काटेगा, मतलब कि वो ब्लड कैल्शियम कम करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन ऑटोमेटिकली कैल्शियम बढ़ाएगा, तो दोनों मिलके कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब है हमारी थाइमस। थाइमस एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। मैंने कहा था वेंट्रल टू आयोटा, डोर्सल टू स्टर्नम एंड लंग्स के बीच में, मतलब कि स्टर्नम के पीछे, आयोटा के आगे और दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। तो ये लोकेशन होती है इसकी। अब थाइमस किस में रोल प्ले करता है? हमारे इम्यून सिस्टम में। कैसे करता है? एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज कर देता है, थाइमोसिन्स जिसे बोलते हैं। अब थाइमोसिन करवाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मतलब कि इमैच्योर टी सेल्स को मैच्योर टी सेल्स में कन्वर्ट करवाता है। अब टी सेल्स बन रही हैं तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनेगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है उसे भी प्रमोट करता है, उससे बन जाएगी हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो इस तरीके से ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों में रोल प्ले करता है। अब विद एज क्या होता है कि डीजनरेट करने लगता है, इसीलिए जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनका इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है वो वीक होता है। तो अभी के लिए हमने आज तक इतनी ही ग्लैंड्स देखेंगे ताकि एक से ज़्यादा लोड ना आए, बाकी ग्लैंड्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। तो बाय बाय।